Okay, let's start. So the product of the day is fire insurance. आप लोगों ने अभी देखा होगा कि IRDA से एक प्रेस रिलीज आई थी, डी नोटिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स। इसके मायने है कि IRDA ने सारे टैरिफ्स डी नोटिफाई कर दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकती हैं, उनके अपने फीचर्स हो सकते हैं, उनकी अपनी प्राइसिंग हो सकती है, उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। बट एट द सेम टाइम IRDA ने काफ़ी प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। स्टैंडर्डाइज जैसे हेल्थ में किया हुआ है, फायर में किया हुआ है। ये जो स्टैंडर्डाइज किए हुए प्रोडक्ट हैं, इनमें कोई भी कंपनी किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, वर्कशॉप्स, वर्डिक्ट्स एंड लीगल डिस्कशंस के बाद ये फाइनलाइज हुए हैं। और इनमें जो कुछ भी फीचर्स दिए गए हैं, दे आर ऑल इन द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। तो ऐसी ही 3 पॉलिसियाँ IRDA ने स्टैंडर्डाइज करके 1 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस की थी अंडर द फायर इंश्योरेंस कैटेगरी। उनमें से एक रेजिडेंशियल पर्पज के लिए थी, 2 कमर्शियल पर्पजेस के लिए थी। ये सारी की सारी पॉलिसी ऑल इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉमन इन द सेंस ऑन द सेम लाइन्स विथ सेम टर्म्स, कंडीशंस, वर्डिंग्स एंड क्लॉजेस। ये पॉलिसी ऑल इंडिया में सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इनको सेल कर रही हैं फ्रॉम 2021 1 अप्रैल 2021। अब देखना यह है कि अभी तक मासेस और इंडियन इंश्योरेंस पीपल इस प्रोडक्ट्स को समझ पाए हैं कि नहीं, क्योंकि सारी कॉमर्शियल यूनिट्स राइट फ्रॉम द शॉप टू एन इंडस्ट्री और टू ए बिग कॉर्पोरेट, ये सभी के लिए यूजफुल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। एक शॉपकीपर भी ले सकता है, एक बिग कॉर्पोरेट भी ले सकता है। हाँ, पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं सम इंश्योर्ड के लिए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं IRDA ने, ये प्रोडक्ट पहले भी था। फायर इंश्योरेंस तो पहले भी था। फायर इंश्योरेंस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंश्योरेंस, लेकिन इसको इम्प्रोवाइज किया गया है, इसमें क्लैरिटी दी गई है, इस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया गया है, इसमें जो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको सिंप्लीफाई किया गया है। इसलिए प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होकर के आज मार्केट में अवेलेबल है। क्या है ये प्रोडक्ट्स, अब इनको आप समझें। So I hope this is visible to all of you. देख सकते हैं आप? ओके। तो जो कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा। ये यूनिफॉर्मली फॉर ऑल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया दे आर एप्लीकेबल। सभी को ये पता है कि किसी भी जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। आप में से कुछ लोग लाइसेंसेड भी होंगे, कुछ एसोसिएट भी होंगे, जानते होंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते क्या है। बाई चांस मैं आप में से किसी से पूछूं कि फायर में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैसे अप्लाई होता है, कैन एनीबॉडी गिव मी ए ब्रीफ आइडिया? कोई भी। कि फायर इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैसे अप्लाई होगा, कोई भी बता पाएगा? ये जो पैरेलल चीज़ें हैं इनका अभी आइडिया होना जरूरी है प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा। वो इसलिए कि इससे इंश्योरेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हालांकि आप में से सभी ऐसे होंगे जिन्होंने माइकोच किया है और आप सभी ने माइकोच में बेसिक्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल्स को भी पढ़ा हुआ है। पढ़ करके उसे अप्लाई करना दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। कोई भी आइडिया दे सकेगा? नहीं, कोई
मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट में जनरल इंश्योरेंस की ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज, इंडेमनिटी के दो कॉरोलरीज, सब्रोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, दे आर ऑल एप्लीकेबल। कैसे होंगे ये मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं। किसी भी कमर्शियल यूनिट ने मान लिया अपनी यूनिट का इंश्योरेंस कराया है, फायर की पॉलिसी ली, लेकिन उन्होंने लोन ले रखा है बैंक से। तो बैंक ने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और पॉलिसी ली। उन्हें पता ही नहीं है कि इंश्योर ने पॉलिसी ली, लोनी ने पॉलिसी ली, उन्होंने दूसरी पॉलिसी ली और बाई चांस उसके यहाँ फायर हो गई। अब देखिए, दोनों पॉलिसी वैलिड है, सब्जेक्ट मैटर एक ही है, इंश्योर्ड भी एक ही है, कंटेंट्स एंड प्रॉपर्टीज भी एक ही है, लोकेशन भी एक ही है, यूनिट भी एक ही है और पॉलिसी दो। क्या होगा? इंश्योरेंस भी दो हो सकते हैं क्योंकि पॉलिसी डिफरेंट कंपनी से भी हो सकती है। सिमिलर कंपनी से दो पॉलिसी क्यों इशू करें? तो क्या होगा? इंश्योर तो दोनों पॉलिसी में क्लेम करेगा क्योंकि दोनों पॉलिसी वैलिड है। एक में इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, कोई फाइनेंसर ने भी इंटीमेशन दे रखी, दोनों पॉलिसी में क्लेम पेबल है क्योंकि दोनों पॉलिसी वैलिड हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो लॉस पेबल होगा दैट शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी। जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना पे हो जाएगा। The principle of indemnity says to bring the insured in the same financial position which he was occupying immediately before the loss. जो लॉस से पहले उसकी स्थिति थी उसी स्थिति में आ जाए। अगर वो अपने लॉस से इनकम करता है, कमाता है, उसका लॉस 10 लाख का है, वो 15 लाख लेना चाह रहा है, 20 लाख लेना चाह रहा है, दो पॉलिसी है तो 10 लाख दोनों को लेना चाह रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वायलेट हो जाएगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है सब कुछ, लेकिन वो ऐसा करना चाहता है तो भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वायलेट होगा और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की डेटा शेयरिंग भी। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रिंसिपल्स दोनों पॉलिसियों के लिए भी एप्लीकेबल हैं। सब्जेक्ट मैटर जो फायर इंश्योरेंस में कवर होता है वो समझ लो, क्योंकि जो किसी भी कमर्शियल यूनिट के पास जो उसके सबसे प्रीशियस पोजेशंस होते हैं वो सब इसमें इंश्योर होते हैं। प्रीशियस इन द सेंस जो मोस्ट वैल्यूएबल है, जिसमें उनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनका सबसे ज़्यादा पैसा किसमें लगा हुआ? बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स में, फर्नीचर फिक्चर्स में और स्टॉक। तो सारे के सारे अगर फायर पॉलिसी में कवर हो जाते हैं तो ये सिंगल पॉलिसी कैन कवर दी एंटायर रिस्क। इसके साथ ही कुछ पाइपलाइंस वगैरह हैं या टैंकर वगैरह हैं, ये सब भी उसमें कवर होंगे। दीज आर ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है? क्योंकि एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो हम सब लोगों के माइंड में है वही है कि फायर इंश्योरेंस में फायर की रिस्क कवर होती है, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी में 14 पैरल होते हैं और उनमें से फायर एक होता है और फायर से रिलेटेड सिर्फ 2 या 3 होते हैं। बाकी सारे पैरल ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक कहीं फायर से कोई कनेक्शन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड्स, स्टॉर्म, फ्लड, इनंडेशन, राइट्स, स्ट्राइक्स, मैलिशियस डैमेज, इनका कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है फायर से। तो ये जो कंफ्यूजन है कस्टमर के माइंड में कि फायर की पॉलिसी में फायर की रिस्क कवर है, सबसे पहले तो इसको दूर की। दूसरी चीज, बाई चांस अगर वो फायर को ही समझना चाहते हैं कि फायर क्या है, तो फायर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब फायर के पॉलिसी में अगर कोई सिंपल फायर इवेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जितना भी फायर से लॉस हो रहा है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में इंडेमनिफाई करेगी, सिर्फ इतना सा फायर इंश्योरेंस। अब ये लॉस फायर से ही हो ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी में पेरिल्स कवर्ड हैं, जो एक्स्ट्रा पेरिल्स कवर्ड हैं या इनोवेटिव पेरिल्स कवर्ड हैं, उनमें से किसी भी कारण से लॉस होगा तो भी पेमेंट होगा।
इसलिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज क्या है, एडिशनल कवरेज क्या है, इनोवेटिव कवरेज क्या है, उनकी क्लैरिटी कितनी है, लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये कंप्लीट कवरेज कैसे मिलेगा, ये सारे एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कई कंपनियों में क्या होता है कि पैकेज पॉलिसी होती है, कई में क्या ऑलमोस्ट सभी में, हमारे में। और ये पैकेज पॉलिसी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि सबको ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें कि एक ही पॉलिसी में सारी उनकी रिस्क कवर हो जाए, उनको जगह जगह ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियाँ नहीं लेनी पड़े, क्योंकि हर कस्टमर की ये प्रॉब्लम है कि वो कब कौन सी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, कल कौन सी पॉलिसी को रिन्यू कराना है, कौन सी पॉलिसी कहाँ से ले रखी है, ये सब याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल है। इट्स नॉट अ इन सारे झंझटों से छुटकारा पाने के लिए हर कस्टमर ये चाहता है कि उसको पैकेज पॉलिसी मिल जाए, जिसमें कि वो जो भी उससे रिलेटेड सेक्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर ले, इतनी फिजिबिलिटी हो उसको सेलेक्ट करने की, और जो नहीं है उनको छोड़ दो। अच्छा है, सारी कंपनियों का एक्सेप्टेबल है, सभी कंपनियों ने पैकेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, हर क्लास के लिए इंट्रोड्यूस की है। फॉर एग्जांपल आपके पास भी देखिए कितनी पॉलिसी है, बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी, शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑफिस केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, होटल एंड रेस्टोरेंट पॉलिसी, एजुकेशन शील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आप मुझे जिस दिन भी कहेंगे उन सबके लेक्चर रखे जा सकते हैं, अगर आपकी नॉलेज में ये नहीं है तो इन सबको भी समझना जरूरी है, बिकॉज दे आर ऑल सेलेबल पॉलिसीज एंड मोस्ट यूजफुल पॉलिसीज। मेरा पॉइंट ये है कि ये अगर पैकेज पॉलिसी भी अगर आपको दी गई है, कस्टमर ने ली है, तो इसमें पहला सेक्शन ये होता है कि फायर इंश्योरेंस का सेक्शन है वो, और वो मैंडेटरी है। यानी पैकेज पॉलिसी में कस्टमर को पहला सेक्शन सेलेक्ट करना ही करना है, जो कि फायर का सेक्शन है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कम से कम 2 या 3 या जो भी कंपनी की इच्छा है उतने सेक्शन लेना जरूरी है। बाकी नंबर ऑफ सेक्शंस एज पर चॉइस ऑफ द इंश्योरेंस में। नंबर ऑफ सेक्शंस के मायने ये होते हैं कि जितनी पॉलिसीज को एक ही अम्ब्रेला के नीचे क्लब किया जाएगा वो पैकेज पॉलिसी बन जाएगी। तो नंबर ऑफ सेक्शन 10 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब उनमें से कस्टमर के लिए पहला सेक्शन मैंडेटरी कर दिया, मिनिमम 2 या 3 सेक्शन रख दिए, बाकी सब कुछ कस्टमर की चॉइस पर छोड़ दिया। आप जितना जो सेक्शन चाहें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी यू कैन सेलेक्ट इट, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ सेलेक्शन, कस्टमाइजेबल। तो यहाँ जब पहला सेक्शन मैंडेटरी और उसको फायर इंश्योरेंस लेना है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा जो भी पॉलिसी उसमें सेलेक्ट की है, और वो सिलेक्शन ये कंफर्म कर देगा कि यहाँ तो फायर की कौन सी पॉलिसी दी गई है, क्योंकि जो सिलेक्शन है उसका पैरामीटर है सम इंश्योर्ड। ये सम इंश्योर्ड ये डिसाइड करता है कि अगर सम इंश्योर्ड उसका फायर सेक्शन का 5 करोड़ से कम है तो ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में कन्वर्ट हो जाएगी, और 5 से ऊपर है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो वो लघु उद्यम सुरक्षा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 50 से ऊपर है तो ये दोनों ही पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होंगी, वहाँ स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी फोर्स में आ जाएगी। और क्या समझ लें, ये जो कंसेप्ट है ये सम इंश्योर्ड बेस्ड है कि कौन सी पॉलिसी फायर की अप्लाई करेगी। सम इंश्योर्ड इज द पैरामीटर विच विल डिसाइड दिस आस्पेक्ट। अगर सम इंश्योर्ड फायर सेक्शन का 5 करोड़ से कम है तो सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी ऑटोमेटिक अप्लाई होगी। 5 से ऊपर और 50 करोड़ से कम है तो लघु उद्यम हो जाएगी, और 50 करोड़ से ऊपर है तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी विल कम इनटू फोर्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि 50 करोड़ से कम के लिए स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी को आज की डेट में नहीं दिया जा सकता। पहले हर पर्पज के लिए स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी ही थी फायर पॉलिसी, लेकिन अब वो 50 करोड़ से ऊपर के लिए होगी। अल्टरनेटिवली एक और चॉइस है कस्टमर के पास, वो इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स पॉलिसी ले सकता है, जिसमें कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी होगी, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन भी होगा, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन भी होगा, बंकरी सेक्शन भी होगा, और कई सेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज कॉम्पैक्ट पॉलिसी, जिनसे पैकेज पॉलिसी लाएंगे। तो ये चॉइस बहुत लिमिटेड है। कस्टमर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मेरा सम इंश्योर्ड 6 करोड़ का, मुझे भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी दे दीजिए, दे सकते हैं क्या? कस्टमर आपको कह रहा है मेरा फायर का सम इंश्योर्ड 6 करोड़ का, मुझे भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी दे दीजिए,
दे सकते हैं क्या? सारे लोग अपनी बिजनेस कॉल कर रहे हैं क्या? एनीबॉडी इज इन द ट्रेनिंग? क्यों? रीजन? बस इतना सा आंसर, इसको देने में इतना टाइम लग गया देखो, और सभी लोग बिजनेस कॉल्स पर बिजी हैं। क्या फायदा है ऐसी ट्रेनिंग का? आसिफ सर को बैठाना पड़ेगा सेशन में, है जैसे पता लगे कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। बेटर ये है कि हनी तो पैरामीटर डिसाइड हो गया कि अप टू 5 करोड़ सूक्ष्म उद्यम रहेगा, ओवर 5 to 50 लघु उद्यम रहेगा, ओवर 50 स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल आइदर और इंडस्ट्रियल ऑन स्पॉट्स। इसमें कुछ कन्फ्यूजन जैसी बात नहीं है क्योंकि ये डिसाइडेड पैरामीटर है। अब इसके बाद आप ऑक्यूपेंसी देख लें कि जिस प्रपोजल को भी आप रेफर कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रिस्क भी हो सकती है, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क भी हो सकती है, स्टोरेज रिस्क भी हो सकती है, यूटिलिटी आइटम भी हो सकते हैं। दे आर ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर इंश्योरेंस, क्योंकि उन सभी के लिए आपको फायर पॉलिसी ही देनी है। यहाँ आपको फिर वही देखना होगा कि सब्जेक्ट मैटर तो फायर का है, फायर इंश्योरेंस का है, लेकिन सम इंश्योर क्या है, सम इंश्योर के हिसाब से ऑटोमेटिक पॉलिसी कन्वर्ट होती है। और उसमें बेसिक डिफरेंस अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता हो तो मैं आपको और क्लियर कर दूँ। नॉन इंडस्ट्रियल इसके मायने हैं जहाँ पर कल कोई आउटपुट नहीं होता हो, प्रोडक्शन नहीं होता हो, कोई टर्नओवर नहीं होता हो, लेकिन सर्विसेज रेंडर की जाती है, सर्विसेज का टर्नओवर हो सकता है। फॉर एग्जांपल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्योंकि प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है, तो टर्नओवर उनका वो भी होता है। स्टोरेज किसी भी तरीके का हो सकता है, क्लोज हो, ओपन में हो, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू फायर इंश्योरेंस। पॉलिसी में क्या डेवलपमेंट किए गए ये अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि 12 से बढ़ा करके 14 पैरल कर दिए गए। किसी भी पैरल को डिलीट करना बैन कर दिया गया। राइट फ्रॉम द डे 1 टू द एक्सपायरी डेट ऑफ द पॉलिसी ऑल 14 पैरल विल कंटिन्यू, नो कंपनी कैन डिलीट एनी पैरल। यहाँ तक कि इंश्योर की रिक्वेस्ट पर भी किसी भी पैरल को डिलीट नहीं किया जाएगा। सम इंश्योर विल डिसाइड विद पॉलिसी इज एप्लीकेबल। कंपल्सरी एक्सेस भी डिसाइडेड है। सूक्ष्म उद्यम में 5,000 है, लघु उद्यम में 1%, जो कि लघु उद्यम में है 5%, जो कि 10,000 रुपये मिनिमम होगा सब्जेक्ट टू क्लियर। यह कंपल्सरी एक्सेस टेररिज्म के केस में डिफरेंट होगा, क्योंकि टेररिज्म की रेट्स और कंपल्सरी एक्सेस और सेटलमेंट टेररिज्म पूल के थ्रू होता है। मिनिमम प्रीमियम है सूक्ष्म उद्यम का 500 प्लस जीएसटी और लघु उद्यम का है 1000 प्लस जीएसटी। तो ये डेवलपमेंट्स हुए इन दोनों पॉलिसियों में, इसलिए ये स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी से डिफरेंट हुई। अब फायर जिसको कि आप मेन पैरल कहते हैं, क्योंकि फायर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। फायर एक ऐसा हैजार्ड है, ऐसा अगर पैरल है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस में आ जाता है बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सीलरेशन, यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर हो गया और उसको ऑक्सीजन मिल गई तो कोई भी आइटम फ्यूल बन जाएगा। ये लकड़ी भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल वुड है, फैब्रिक्स है, सिंथेटिक है, मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, वेपर्स हैं, गैसेज हैं, दे आर ऑल फ्यूल। अगर इनका टेम्परेचर हाई हुआ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो आग फैल जाएगी और ये सब जल के राख हो जाएगी। एवरीथिंग इज ससेप्टेबल टू फायर। ये सब फायर पॉलिसी में कवर है। अब इसमें जो मेजर चेंजेस किए गए थे वो जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फायर पॉलिसी में जो फायर पैरल है उसमें 3 और
एड ऑन कवर मर्ज कर दिए गए विदाउट एनी एक्सेप्ट लिमिट। तो पैरेलल शब्द का स्कोप बढ़ गया। इसमें ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन भी अब शामिल है। इनसे भी अगर लॉस होता है तो भी रिस्क कवर हो जाएगी। और क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लिया आग नहीं लगी कहीं भी, लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो गया और वो सुलगता रहा उससे सारा धीरे धीरे जलता रहा, तो भी करंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर से खुद ही आग पकड़ लेते हैं, जैसे भूसा है, कोयला है, कॉयर है, केमिकल्स हैं, ये नॉर्मली ओपन में स्टोर किए होते हैं। अब जैसे कोयला पड़ा हुआ है, टेम्परेचर 48-49 है, तो कोयला खुद ही सुलग जाएगा और एक सुलगेगा तो उससे धीरे धीरे सब कनेक्ट होते हुए सुलगते चले जाएंगे और वो सारा का सारा स्टॉक जल के राख हो जाएगा। और बाई चांस जैसे उसको ऑक्सीजन मिली तो फ्लेम भी आएगी और फ्लेम किसी और चीज़ के कॉन्टेक्ट में आ गई तो वो सारी की सारी यूनिट को जला के राख कर देगी। इस तरीके से फायर में अब ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन भी शामिल है। तो इसका मतलब फायर का स्कोप पहले से ज़्यादा बढ़ गया, अब ये बड़ा हो गया और इन सभी कारणों से फायर में रिस्क भी कम हो। दूसरा चेंज किया गया बुश फायर। बुश फायर में केवल बुश फायर कवर थी पहले, अब फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर को भी कवर कर दिया गया। अब ये फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर कवर करने के पीछे पर्पज क्या है? क्योंकि आजकल जितनी भी यूनिट्स लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, दे आर ऑल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। और आउटस्कर्ट्स में क्या होता है? जंगल होता है। अगर उनमें आग लगती है और उसकी वजह से कोई यूनिट जल जाती है, राख हो जाती है, तो वो भी अब पॉलिसी में कवर है। इम्पैक्ट डैमेज का इसको बढ़ा दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट डैमेज को भी, जो कि एक सेपरेट पैरेलल है आज की डेट में भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी का, इसको इम्पैक्ट डैमेज में इन दोनों पॉलिसियों में मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों पॉलिसियों में अब ये एयरक्राफ्ट डैमेज सेपरेट पैरेलल नहीं है। इनमें 12 से बढ़ाकर 14 पैरेलल किए गए थे, तो उसमें 3 नए पैरेलल जोड़े गए, अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी में अर्थक्वेक एज एड ऑन लेना पड़ता था, टेररिज्म एज एन एडिशनल कवर लेना पड़ता था, थेफ्ट तो था ही नहीं, एज ए राइडर भी नहीं था, एज एन एड ऑन भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये इन्वेंट है थेफ्ट विद ए लिमिटेशन, और लिमिटेशन ये है कि लॉस अगर किसी और कारण से हुआ है और इंश्योर्ड पैरेलल से हुआ है और उसके बाद थेफ्ट हुई, तो वो थेफ्ट फर्स्ट डे से 7th डे ऑफ इंसिडेंस तक कवर की जाएगी। जैसे बाई चांस लॉस तो हुआ बाढ़ आने से या साइक्लोन आने से, लेकिन क्योंकि दरवाजे वगैरह सब टूट गए, फ्लोर्स वगैरह भी डैमेज हो गए, तो जो भी आसपास के लोग आए वो सब उठा के सामान ले गए। 2-4 दिन तक यही सब चलता रहा। तो इस तरीके से जो थेफ्ट भी कवर हो जाए। एक्सक्लूसिव थेफ्ट होती है, सिर्फ थेफ्ट होती है तो कवर नहीं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ अदर इंश्योरेंस। तो यहाँ थेफ्ट इज फॉलोड बाय एनी अदर पैरेलल इज कवर्ड। ये बड़ा सिंपल सा समझने का फॉर्मूला है, क्योंकि थेफ्ट लिमिटेड सेंस में है। और जो दो सेट ऑफ पैरेलल्स स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी में से पहले एक्सक्लूड कर दिए जाते थे, वो अब नहीं होंगे, अब उनको बैन कर दिया गया। यह है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी के 2 सेट ऑफ पैरेलल, STFI और RSMP। ये दोनों इसमें कवर्ड है, इन दोनों पॉलिसी में कवर्ड है, उतनी ही इंटेंसिटी से कवर्ड हैं, उतने ही स्कोप के साथ कवर्ड हैं, लेकिन यहाँ एक्सक्लूजन का या इनको डिलीट करने का कोई स्कोप नहीं है। ये कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए 14 पैरेलल डे 1 से लेकर के डे 2 और 5 तक कंटिन्यू रहेंगे। इंश्योर्ड रिक्वेस्ट करना चाहे तो भी डिलीट नहीं होंगे, इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो भी डिलीट नहीं होंगे। कुछ और एलिमेंट कवरेज में शामिल किए गए बिना किसी एक्सेप्ट के, क्योंकि ये पहले शामिल नहीं थे, और जो थे उनकी लिमिट बढ़ा दी गई।
जैसे आर्किटेक्ट सर्वेयर एंड कंसल्टिंग की फीस 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई, रिमूवल ऑफ ड्राइवरीज 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे पैरेज जोड़ दिए गए जो कि इसमें पहले एड ऑन कवर थे जिनका प्रीमियम एक्स्ट्रा लगता था, अब वो ऑटोमेटिक शामिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, अल्ट्रेशन एंड एक्सटेंशंस, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक, कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स, स्टार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय मीन्स ऑफ रेगुलेशंस, preloaded software, stock and interest, and stock और float basis। अब इनका ऐसा प्रीमियम नहीं लगेगा, ये पॉलिसी में कवर हो गई, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। स्टॉक और फ्लोट बेसिस भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि फायर पॉलिसी में क्या होता है, कोई भी यूनिट ऐसी हो सकती है जिसके कि गोडाउन डिफरेंट लोकेशंस पर, और वो डिफरेंट लोकेशंस उस सिटी से बाहर भी हो सकते हैं, उस स्टेट से बाहर भी हो सकते हैं, इट मीन्स अक्रॉस कंट्री हो सकते हैं। अगर वो चाहता है इंश्योर कि उसकी यूनिट के साथ साथ ये उसके डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स भी कवर कर ली जाए, तो उनको कवर किया जा सकता है, और उसके लिए फ्लोटर पॉलिसी दी जाएगी। फ्लोटर के मायने ये है कि डिफरेंट लोकेशंस के भी स्टॉक्स इसमें कवर्ड है। तो सम इंश्योर्ड एक रहेगा, लोकेशंस मल्टीपल रहेंगी, स्टॉक वैल्यू डिफर करेगी, लेकिन पॉलिसी एक हो जाएगी। और अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से कम है तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। बट बाई चांस अगर सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ऊपर है तो 10% लोटेगी। ये फ्लोटर कवर, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। आप तो अगर कोई फैक्ट्री का बीमा करते हैं या किसी ऐसी यूनिट का बीमा करते हैं जिनके डिफरेंट जगह पर लोग गोडाउन से, तो बस कवर को आपसे ज़रूर मांगे। कुछ यूनिट्स तो ऐसी होती हैं जिनके गोडाउन में फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट रखते हैं, और सीजनल प्रोडक्ट की डिमांड सीजन में बहुत ज़्यादा होती है, बाकी टाइम में ऑफ सीजन में बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ऑफ सीजन में कोई स्टॉक ही नहीं रखते वो, लेकिन सीजन में वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स स्टॉक रखते हैं। तो वहाँ डिक्लेरेशन पॉलिसी दी जाती है जिससे कि इंश्योर या डिक्लेयर कर सके कि हमारे यहाँ इस वक्त कितना स्टॉक अवेलेबल है, और ये मंथली बेसिस पर डिक्लेयर किया जाता है। अब इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड निकालने का भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न डिसाइड कर दिया गया है कि जितने भी तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब रजिस्टर्ड वैल्यू पर ही इंश्योर्ड हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, ये सब प्रॉपर्टी है। तो इनका इंश्योरेंस केवल रजिस्टर्ड वैल्यू पर होगा। लेकिन जो माल है, जो स्टॉक है, वो वैरायटी ऑफ स्टॉक हो सकता है, डिफरेंट नेचर का स्टॉक हो सकता है। इस सब को कवर करने के लिए अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री तो है टेक्सटाइल में, आपने मंगाया यार्न। अब यार्न आपका क्या है, धागा आपने मंगाया, तो धागा तो आपका रॉ मटेरियल बना। अब रॉ मटेरियल जिस कॉस्ट पे आया उसको लैंडेड कॉस्ट बोलते हैं, उसी के बीमा हो जाएगा। उस यार्न को मशीन में डाला और उसे वीविंग शुरू हो गई, बुनाई शुरू हो गई, तो वो स्टॉक एंड प्रोसेस हो गया। उसमें इनपुट कॉस्ट आ गई कुछ, क्योंकि मशीनें चल रही हैं, मशीनों पर उसमें बुनाई हो रही है, तो वो इनपुट कॉस्ट पे बीमा हो जाएगा। फिर वो तैयार हो गया, टेक्सटाइल कपड़ा तैयार हो गया, उसकी जो कॉस्ट निकल के आई वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इंश्योरेंस होगा। तो माल क्योंकि डिफरेंट नेचर का होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ का होता है, डिफरेंट स्टेजेस पर आता है, इसलिए उसकी वैल्यू भी डिफर करती रहती है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश्ड स्टॉक भी हो सकता है। इन सब के अलावा उसके ऑफिस में या उसकी फैक्ट्री में, उसकी इंडस्ट्री में कुछ अदर आइटम्स भी हो सकते हैं, जो कि जैसे प्रीसियस स्टोन है, बुलियंस हैं, इनका बीमा एग्रीड वैल्यू बेसिस पर किया जाता है, जिसका मायने ये है कि उसका कोई बेसिस होना चाहिए, कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है या कोई इनवॉइस वैल्यू है, जो दोनों कंपनियों का एग्रीड वैल्यू उस पर बीमा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये इन सब चीज़ों की वैल्यू ऑटोमेटिक नहीं बढ़ती है, ये जितनी वैल्यू पे सम इंश्योर्ड कराया गया उतनी ही रहेगी। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग, इन सबका बीमा रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा।
अब ये रीस्टेटमेंट वैल्यू है क्या, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रीस्टेटमेंट वैल्यू आपको 10 बार भी कहा जाए तो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको आप एक बार यूज नहीं करते। यूज करते ही फंडा क्लियर हो जाएगा आपके। रीस्टेटमेंट वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू पर आज की डेट में वो रिप्लेस हो जाए, रीस्टेट हो जाए बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के। यानी आपने किसी भी कॉस्ट पर खरीदा हो, कितने भी टाइम यूज किया हो, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पे करने के तैयार है, बशर्ते कि आपने आज की डेट में जो वैल्यू है उसने का बीमा कराया हो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इंश्योर्ड वैल्यू से ज़्यादा पैसे तो देगी नहीं। तो आपने जैसे एक टेक्सटाइल मिल खरीदी, अब मिल खरीदी आपने 2 करोड़ की, लेकिन 3 साल पहले खरीदी। आज वही मिल सेम मेक, सेम मशीनरी, सेम मॉडल की 3.5 करोड़ की मिल रही है। तो अगर आप उसे 3.5 का बीमा कराते हैं तो उसको उस वैल्यू पर रिप्लेस किया जा सकता है, रीस्टेट किया जा सकता है। आप बीमा ही 2 करोड़ का कराएंगे परचेज वैल्यू पर तो उतने में तो वो दोबारा नहीं आएगी। अगर उसमें टोटल लाग लग गई, आपको रिप्लेस करना है, रीस्टेट करना है, तो आपको 3.5 करोड़ चाहिए। इसलिए रीस्टेटमेंट वैल्यू के मायने ये है कि आपको आज की डेट में, और बल्कि इससे भी अगर आप एक कदम आगे चलते हैं तो डेट ऑफ लॉस को, डेट ऑफ इंश्योरेंस डिफरेंट होगी, रेट ऑफ लॉस डिफरेंट होगी। डेट ऑफ लॉस को जो की वैल्यू है उतने का अगर बीमा है तो इंश्योरेंस कंपनी उतना अमाउंट पे कर देगी विदाउट डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट वैल्यू। ये केवल मशीनरी, प्रॉपर्टी से फर्नीचर पिक्चर में काम आता है, स्टॉक में काम नहीं आता, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू तो वैसे ही हर बार बढ़ती रहेगी। कच्चा माल होगा तो वो कच्चे माल के रूप में रहेगी, स्टॉक कंप्रेसर होगा तो उतनी रहेगी। मैन्युफैक्चर्ड है आइटम तो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू हो जाएगी, सोल्ड आइटम है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी। क्योंकि सोल्ड आइटम तो जिस प्राइस पर सोल्ड किया है उतने की रिस्क कवर, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाए, सेल कर दिया, मनी भी हो सकता है आपको कलेक्ट कर दिया, डिलीवरी नहीं दे पाए, बिफोर डिलीवरी अगर कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाती है जो कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है, तो उसका जो क्लेम पेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होती है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मीन्स जिस प्राइस पर सेल किया गया। अब इन दोनों पॉलिसियों में कुछ इनोवेटिव कवर भी शामिल है, और सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की क्योंकि पॉलिसी एक ही है तो सबकी पॉलिसी में इनोवेटिव कवर शामिल है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि फायर की भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा भी, भारत लघु उद्यम सुरक्षा भी 4 एडिशनल कवरेज प्रोवाइड करती है, जो कि मनी इंश्योरेंस 50,000 तक के, डॉक्यूमेंट 50,000 तक के, कंप्यूटर डेटा 5 लाख तक के, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ विजिटर्स, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर 3 लाख रुपये तक की रिस्क इस पॉलिसी में फायर में कवर्ड है। अब देखिए चारों चीज़ों को फायर से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन क्योंकि ये इनोवेटिव कवरेज है, IRDA ने इनको चारों को पॉलिसी में शामिल कर दिया है, इनका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं लगता है। इनमें से चारों में से किसी में कोई लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम पे करेगी। या फिर USP भी हो सकते हैं जब आप इस पॉलिसी को सेल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को आप बता सकते हैं कि हमारी पॉलिसी में मनी की भी 50,000 के शामिल है, डॉक्यूमेंट्स जैसे डीड है, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट एंड ड्राइंग्स हैं, उनके भी 50,000 तक के शामिल है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा है, उसकी भी 5 लाख रुपये तक की शामिल है, कोई पर्सनल इफेक्ट्स आपके विजिटर्स के या एम्प्लॉयज के, डायरेक्टर्स के आपके अंदर के रहते हैं, उनका लॉस हो जाता है तो उनकी भी 15,000 रुपये पर पर्सन, 30,000 20 मैक्सिमम 2 पर्सन की रिस्क कवर हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे। अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत बड़ा रिलीफ देती है, बेनिफिट नहीं है, रिलीफ, कि बाई चांस आपने प्रॉपर्टी का बीमा तो कराया है, रीस्टेटमेंट वैल्यू पर भी कराया है, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले पाए, इसलिए आपकी इंश्योरेंस वैल्यू में डिफरेंस है।
इसलिए आपका आज के डेट में जो इतना होना चाहिए था उतना बीमा नहीं है, और क्योंकि आपका पूरा बीमा नहीं है तो आपको पूरा क्लेम भी नहीं मिलेगा। पूरा क्लेम तभी मिलता है जब पूरा बीमा हो। प्रॉपर्टी के केस में, फायर के केस में, तो ऐसे केस में 15% तक अंडर इंश्योरेंस क्लेम कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ 15% तक ही, इसी तरीके की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंडर इंश्योरेंस अप्लाई ही नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल है। इंश्योर के क्लेम में से पैसा काटा भी जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 15% तक अंडर इंश्योरेंस है तो नहीं, तो वह बोलते। और ऐसे इंसिडेंट्स लोकली होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना डिफरेंस नॉर्मली आ जाता है। जैसे बीमा तो कराया 5 करोड़ का, ऑफिस का आया फैक्ट्री है, 1 करोड़ फायर से या earthquake से या फ्लड से डैमेज हो गया। अब सर्वेयर जब आता है, लॉस को इंस्पेक्ट करता है, फोटोग्राफ वगैरह लेता है, तो वो देखता है कि ये तो फुल वैल्यू इंश्योरेंस है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो पॉलिसी ही 5 करोड़ के लिए रखी है, जबकि इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की 5 करोड़ 50 लाख है। ये तो अंडर इंश्योर्ड, और अंडर इंश्योर्ड है तो वो पहली चीज़ यही कहेगा कि आपके क्लेम में से उतना परसेंटेज डिडक्ट हो जाएगा जितना कि आपका अंडर इंश्योरेंस है। से फॉर एग्जाम्पल इसमें 10% अंडर इंश्योरेंस है तो 10% कट हो जाएगी क्लेम में। तो सर्वेयर का ऑब्जर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस है इसलिए क्लेम में से डिडक्ट होगा, वो जब लगेगी एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देगा। लेकिन उसको पॉलिसी का आइडिया देना कि ये पॉलिसी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी नहीं है, ये सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में दोनों में 50% तक अंडर इंश्योरेंस पे करती है। से फॉर एग्जाम्पल 10% अंडर इंश्योरेंस आएगा, 1 करोड़ का लॉस है, 5 करोड़ की पॉलिसी थी, 5.5 करोड़ का होना चाहिए था, तो ये 10% है 1 करोड़ का, ये 10 लाख। अब अगर 10 लाख रुपये नहीं दिए जाए इंश्योर को, तो वो तो कहेगा कि मेरी क्या नहीं काट रहे, मुझे क्या पता अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, एवरेज क्लॉज क्या होता है। इसलिए ये सब चीज़ें पहले से एक्सप्लेन करनी होंगी आपको। अंडर इंश्योरेंस मत कराइए, वैल्यू पूरी लीजिए, और वैल्यू पूरी लेने से आपका इंश्योरेंस सेफ है, क्लेम सेफ है। अगर आप अंडर इंश्योर कराते हैं तो 80% क्लेम खुद आप भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन 100 रुपये की है और आपने उसका 60 रुपये का ही बीमा कराया, तो 40% तो आपको भुगतेंगे, क्योंकि आपने पूरा बीमा कराया ही। तो ये जो अंडर इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टी में भी लागू होता है, मशीनरी में भी लागू होता है। अब पिछले केस में 10% था, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि अंडर इंश्योरेंस 20% हो जाए, तो 20% में क्या होगा? सर्वेयर को अगर ये कहा जाए कि 15% पॉलिसी में वेव हो रहा है, आप 15% वेव कर दीजिए और 5% काट लीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले केस में यहाँ पर 10% अंडर इंश्योरेंस था, तो ये तो वेव हो गए, कुछ भी नहीं काटा क्लेम, क्योंकि 15% तक अंडर इंश्योरेंस वेव का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 20% कम हो रहा है, कैसे होगा 20% कम? आप किसी शू फैक्ट्री में गए, उनका देखा आपने कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 करोड़ का तो उसका बीमा कर दिया आपने, 1 करोड़ का एक्स्ट्रा का 4 करोड़ का बीमा कर दिया, 4 करोड़ की आप सूक्ष्म सुरक्षा पॉलिसी लेकर चले जाए। बाई चांस उसमें फायर हो गया, सर्वेयर आया, उसने इंस्पेक्ट किया, उसने कहा कि भाई 3.5 करोड़ का बिल्डिंग की वैल्यू और 1.5 करोड़ की स्टॉक की वैल्यू, 5 करोड़ का बीमा होना चाहिए, आपने से 4 करोड़ दे दिया, तो इसका मतलब आपने तो 80% इंश्योरेंस किया, अंडर इंश्योर्ड है, इसलिए एवरेज क्लॉज लगेगा, इसलिए आपको क्लेम भुगतना पड़ेगा। अब 20% 50 लाख का एक 10 कितना होता है?
10 लाख आप किसी इंश्योर पे कहते हो तो 10 लाख का क्लेम आप खुद भुगत देंगे, जब किसी कोई गलती ना हो तो क्या वो कस्टमर दोबारा आएगा? इसलिए अंडर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे पार्सल लॉस हो फुल लॉस हो। अंडर इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पैसा रिटर्न कर देगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। जैसे स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट है, स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे समझ नहीं आएगा। स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट का मतलब ये कि मान लिया मेरी फैक्ट्री है, या क्या एग्जाम्पल शॉप का ले लीजिए, मान लिया मेरी एक ड्राई क्लीनर की शॉप है। अब ड्राई क्लीनर की शॉप मेरी है, इसका मतलब मैं वहाँ मशीन लगा के बैठा हूँ, ड्राई क्लीन कर रहा हूँ और पैसे चार्ज कर रहा हूँ, पैसे इनको कमा रहा हूँ। अब उस शॉप में ये देखिए कि मेरा कुछ भी नहीं, मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरा। तो यहाँ जो स्टॉक का डैमेज हुआ है या जिस स्टॉक में आग लगी है, स्टॉक का नुकसान हुआ है, वो तो इंश्योर का था ही, उसमें तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्यों लॉस पे करेगी जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब ये लॉस कवर होगा क्योंकि स्टॉक आइलैंड ट्रस्ट के नाम से इसको पे किया जाएगा। स्टॉक आपका नहीं था लेकिन आपके था, आपके इंश्योरेंस हुई, उसमें ये भी लॉस हो गया, चाहे वो फिनिश्ड गुड हो किसी का, या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, या स्टॉक इन प्रोसेस हो, या स्टॉक इनवॉइस्ड एंड रेडी फॉर डिस्पैच हो, किसी का भी। अगर आपकी कस्टडी में है, आपके यहाँ डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पे ऐसे एडिशन अल्ट्रेशन और एक्सटेंशन। किसी आईटी कंपनी ने पॉलिसी 5 करोड़, और उनकी जितना फ्रॉड थे सबका बढ़ गया, स्टॉक के लिए और जगह की जरूरत पड़ी, उन्होंने 1 करोड़ खरीदा, 1 करोड़ लॉर बनवा दिया और लगा दिया उसमें 10 लाख। तो ये जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये अल्ट्रेशन हुआ है, उसमें कुछ एक्सटेंड किया गया है, ये पॉलिसी में तो कवर है नहीं। जब पॉलिसी थी तब तो ये बना ही नहीं था, अब बना है तो इसकी तो रिस्क कवर होगी नहीं। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देते हैं, उसका अगर कोई डिफरेंस अमाउंट बनता है वो तो पे कर देते हैं आफ्टर कंप्लीशन विद इन 7 days, तो ये रिस्क ऑटोमेटिक कवर होगी। तो पॉलिसी पीरियड में अगर आपने कोई चेंज कराया और उसको इंटीमेट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, तो यू आर नॉट ए लूजर। दोनों पॉलिसी आपको सिमिलर लग रही है बिल्कुल हर एस्पेक्ट, लेकिन इनमें माइनर साइड होती है। सूक्ष्म उद्यम को 5 करोड़ तक के लिए दिया जाएगा, लघु उद्यम को 5 करोड़ 50 करोड़ तक के लिए दिया जाएगा। एक्सेस सूक्ष्म उद्यम में 50,000 रुपये है, लघु उद्यम में 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट और 10,000 रुपीज डिक्लेरेबल है। अब यहाँ तक आप ये समझ लें कि ये जो डिफरेंसेस आप समझ रहे हैं, इसका पर्पज ये है कि पॉलिसी कॉमन है, पॉलिसी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है जो आपको ये बता रहा है कि स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट अलग हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की चार्जेस अलग हो जाएंगे, कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट हो जाएगा, परमिशन के बेसिस पर पॉलिसी डिसाइड अलग हो जाएगी। बाकी पॉलिसी की बेसिक कवरेज में कहीं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अदर फीचर से देखें कि अगर इंश्योर ये चाहे कि पॉलिसी पीरियड में उसका सब्जेक्ट मैटर का अंडर इंश्योरेंस हो गया है या उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, तो एडिशनल प्रीमियम दे करके पॉलिसी पीरियड में भी उसके सब इंश्योर को एक्सटेंड कराया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ने केवल एक एंडोर्समेंट पास करना है और उस एंडोर्समेंट के पास करते ही सम इंश्योर जितना आप बढ़वाना चाह रहे हैं उतना बढ़ जाएगा, बशर्ते कि उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड। हालांकि फायर इंश्योरेंस में ओवर इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। फ्लैट एक्सेस रहेगा जो लिमिट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी सम इंश्योर तक ही रहती है। जो भी एडल्ट कवर्स लिए गए हैं, जो भी अवेलेबल हैं,
वो भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर रिस्क एड ऑन कवर की इसमें मर्ज कर दी गई है, इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपल्सरी एक्सेस टेरेन केस में डिफरेंट रहेगा, उसकी रेटिंग भी अलग रहेगी, क्योंकि 5,000 जो सुपर उद्यम में है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर शॉप केस में 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट हो जाएगा, मिनिमम 10,000 होगा। नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है तो भी 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, लेकिन वैक्सीन लिमिट तो 10 लाख तक चली जाएगी। इंडस्ट्रियल रिस्क है तो 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, लेकिन वैक्सीन लिमिट में 25 लाख तक चली जाएगी। ये सिर्फ एक्सेस की लिमिट बता रहा हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लेम अमाउंट, क्योंकि सम इंश्योर्ड पड़ा है 50 करोड़ तक की रिस्क है। अब देखिए पॉलिसी में 8 एड ऑन कवर अवेलेबल है हमारे पास। एड ऑन कवर एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑप्शनल होती है। पहली चीज़, पॉलिसी में इनबिल्ट कवर में नहीं होती है, एक एडिशनल रिस्क है, इसलिए इसको एड ऑन कवर एडिशनल पेरिल का बनाया जाता है। हर कंपनी के पास डिफरेंट एड ऑन होते हैं, सारे एड ऑन IRD से अप्रूव होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करते हैं, कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, फीचर टू फीचर डिफर करते हैं, प्राइस टू प्राइस डिफर। ये सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं। आप ये कहना चाहोगे अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन नाम का एड ऑन कवर है, यही बजाज में भी होगा, टाटा में भी होगा, तो हो सकता है, इस नाम से भी हो सकता है, लेकिन उसके फीचर्स अलग हैं। तो हमारे पास जो एड ऑन कवर है उनमें इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन, claim preparation cost, loss of rent, additional expenses of rent for an alternate accommodation, accidental damage cover, involuntary retirement, expenses for loss minimization और escalation cover। ये 8 एड ऑन कवर अवेलेबल है। 8 का पर्पज अलग अलग है। 8 में से कोई कस्टमर अगर 1 लेता है या 8 लेता है या 1 भी नहीं लेता है, ये भी उसका ऑप्शन है, क्योंकि हर एड ऑन कवर का एडिशनल प्रीमियम है सेपरेट इन एडिशन टू फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसलिए ये टोटली कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है। लोकेशंस अगर गोडाउन की लोकेशन डिफरेंट है, कस्टमर ने प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया है, वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी है, एक ही पॉलिसी में कवरेज चाहता है, तो फ्लोटर पॉलिसी देकर के कवर किया जा सकता है। सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक है तो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। 5 करोड़ का एक्सेस करके 10% जो लग जाएगा। हु कैन परचेज दिस पॉलिसी? नॉर्मली कोई भी एंटरप्रीनर या ओनर या प्रिंसिपल लेता है, लेकिन सर्कमस्टांस से डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी लेकर के उसने उसको अपनी यूनिट को बेच दिया किसी, तो बायर को पॉलिसी चाहिए, या उसने उसको लीज पे उठा दिया, लेसर को पॉलिसी चाहिए, या उसने उसको लेट आउट कर दिया, तो टेनेंट को पॉलिसी चाहिए। क्योंकि जहां भी इंटरेस्ट चेंज हुआ तो पॉलिसी भी चेंज हुई। अब मैंने अगर किसी एक कस्टमर को अपनी यूनिट सेल कर दी, तो मैं अपनी जो पॉलिसी दे रहा हूँ वो तो मेरे नाम से, हालांकि सेम रिस्क, तो वो पॉलिसी या तो चेंज होगी या उसमें एंडोर्स होगी, दोनों सिचुएशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, फायर में, प्रॉपर्टी में और मशीनरी में एक कंडीशन होती है कि जितने अमाउंट का क्लेम पे किया जाता है वो अमाउंट पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में से रिड्यूस कर दिया जाता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द पॉलिसी, फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड कम हो जाता है। अब ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसका लॉस डायरेक्टली इंश्योर्ड को होगा, तो हम अपने इंश्योर्ड का नुकसान करना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं कि जितने अमाउंट का क्लेम पे किया है उसको सम इंश्योर्ड में से माइनस कर दिया है। अब सम इंश्योर्ड को उतना ही करना है तो उसके लिए डिफरेंस अमाउंट का प्रीमियम देना पड़ेगा।
और डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे करके सम इंश्योर्ड को रिस्टोर कर दिया जाता है, रिस्टेट कर दिया जाता है। एक तो ये शुगर। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इसमें डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम नहीं देना चाह रहे तो हमारा जितने का क्लेम बना है उसमें से जितना डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम बनता है उसको माइनस कर लीजिए, बाकी हम क्लेम पे करें, क्योंकि वो भी पैसा कस्टमर देगा। और दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है। अब जो पैकेज पॉलिसीज हैं इन सब में हमारी पॉलिसी में खासतौर से पहला सेक्शन फायर का मैंडेटरी है और एक बिजनेस प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी सब में केवल 2 सेक्शन लेना है बिजनेस प्रोडक्ट में। लेकिन पहला सेक्शन मैंडेटरी है जो कि फायर का है, तो उस फायर के सेक्शन ये सिस्टम में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि सम इंश्योर्ड 5 करोड़ कम होगा तो सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी इशू हो जाएगी, सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो लघु उद्यम इशू हो जाएगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट, यू नीड नॉट टू मेक एनी एफर्ट। अब आपके लिए कंडीशन ये है कि आप जिस प्रपोजल पर भी काम कर रहे हैं सूक्ष्म उद्यम के, लघु उद्यम के, चाहे वो 1 लाख का हो या वो 50 करोड़, तो वो सारे के सारे प्रपोजल आपको सपोर्ट ऑफिस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को रखा जाए। वो इसलिए कि इनका जो प्रीमियम रेटिंग है या क्वोट जनरेट करना है वो सपोर्ट ऑफिस करेगा। एक और पॉलिसी जो IRDAI ने इंट्रोड्यूस की थी जो रेजिडेंशियल पर्पजेज के लिए, जिसको भारत गृह रक्षा बोलते हैं, उसका कैलकुलेटर ब्रांचेस के पास अवेलेबल है, उसको इश्यू करने की पावर भी ब्रांचेस के पास अवेलेबल है। लेकिन ये जो दोनों पॉलिसी हैं ये दोनों कॉमर्शियल यूनिट्स के लिए हैं। इन दोनों की पॉलिसी सपोर्ट ऑफिस से इशू होगी, इन दोनों के कोड जनरेट की सपोर्ट ऑफिस। तो इंडिविजुअल ईच प्रपोजल विल कम टू सपोर्ट ऑफिस। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम रेट लगेगी वो उसकी इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस लगेगी, क्योंकि हर आइटम के लिए अलग रेट है और टैरिफ प्रोविजंस मैं ऑलरेडी दे रखा है। अब ये जो एक मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको कंफ्यूजन रहता है कि माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम एंटरप्राइज क्या है, कॉर्पोरेट क्या है, उसको भी आप समझ लें कि माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होते हैं जिनके की वैल्यू 25 लाख तक की होती है नॉर्मल। स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं जिनकी 25 लाख से 5 करोड़ तक की होती है। मीडियम एंटरप्राइजेज की 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। हालांकि इससे आपका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ये आपके नॉलेज से है। तो ये जो दोनों पॉलिसी फायर की रिवाइज की गई है इनमें जितने भी चेंजेस किए गए हैं दे आर ऑल इन दी बेनिफिट ऑफ दी पॉलिसी होल्डर्स। अब इसको पॉलिसी को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सारी कंपनियां इसी पॉलिसी को सेल कर रही हैं। 50 करोड़ तक के लिए ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। 5 करोड़ तक और 50 करोड़ तक यही दोनों पॉलिसी देनी है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है 50 करोड़ के ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए, वो भी तब है जब आपका कोई भी इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड किसी एक लोकेशन का 50 करोड़ का, तो 99% केसेस तो इसमें कवर हो जाएंगे। और आपको नॉर्मली सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम ही आपको शेयर करनी होंगी। अगर आप इनको नहीं करना चाहते हैं, इंडिविजुअल नहीं देना चाहते हैं, पैकेज पॉलिसी दे रहे हैं, तो पैकेज पॉलिसी में भी यही रिस्क ऑटोमेटिकली कवर होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।